हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 या 8? चलिए से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो अलवार संत है इनकी संख्या 12 मानी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये कहाँ के थे? तो आपको याद रखना, ये अलवार संत तमिल के कवि एवं संत थे। कहाँ के थे? तमिल के। अगर इनके काल की बात की जाए, इनका काल क्या था, तो आपको याद रखना, इनका जो काल है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना गया है। कौन सी शताब्दी? 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अलवार संत है इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना, जो अलवार संत है इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। तो मैंने क्या बताया? अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। ये तमिल के कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में जरूर लिखना। ये सभी पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं, जिसमें दिव्य प्रबंध बहुत बार पूछा गया कोई पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या कुमार रासो? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, जो कैमास वध है, जिसे हम कैमास वध भी कहते हैं, पेपर में आपको कहीं कहीं ये भी लिखने को देखने को मिलेगा, कैमास। ऐसे भी लिखने को देखने को मिल सकता है और ऐसे भी। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि किसकी है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब मुझे जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताना कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बहुत बार मैंने अपने क्वेश्चन में आपको बताया है, बहुत बार मॉक टेस्ट में भी बताया है, आपको डिटेल क्लास पढ़ाई उसमें भी बताया है। तो मुझे इसका आंसर सभी से चाहिए। मुझे सभी का आंसर चाहिए कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। देखते हैं आप लोग कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? रामायण, रामचंद्रिका, पंचतंत्र, महापुराण? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? पंचतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बेटा से एक क्वेश्चन बनता है कि पंचतंत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना, किसने की थी? स्वयं। किसने की थी? जल्दी से बताइए। स्वयं भू ने। जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ, अगर आप इतने पॉइंट सभी आपने अपने कॉपी में लिख लीजिए तो आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ और वही क्वेश्चन लाती हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देख लेना, अपना प्रीवियस से पेपर उठाना और मेरे क्वेश्चन देख लेना, मेरी क्लास लगा लेना। देखना, आप खुद समझोगे कि हाँ, मैम ने क्वेश्चन था उसे कितने अच्छे से समझाया भी है और ये पेपर में पूछा भी गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि और क्या बोलते हैं? व्यास। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पेपर में पूछे गए पॉइंट है कि स्वयंभू को क्या क्या नाम से जानते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहते हैं। और ये जो स्वयंभू का पमचर्यु था, इसे किसने पूरा किया था? तो इनके जो पुत्र थे त्रिभुवन। किसने किया था? इनके पुत्र का नाम क्या था? त्रिभुवन।
इन्होंने इसको पूरा किया था। मैंने क्या बताया? अपभ्रंश भाषा में लिखे रामचरित कौन सा है? पामचर्यु। और इसके रचनाकार कौन है? स्वयंभू है। और इसे पूरा किसने किया था? अगर पेपर में ये पूछ दिया था कि पामचर्यु को पूरा किसने किया था, तो किसने किया था? इनके स्वयंभू के पुत्र किसने किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था। और स्वयंभू हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। बाकी आप सभी को पता होगा कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास और महापुराण के रचयिता पुष्पदंत है। मैंने ये सभी पॉइंट आपको बताए हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, अभी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। मैंने क्या बताया? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास और महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है, एक एक पॉइंट से। जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ, मैं इतना डीप में क्वेश्चन को इसलिए बताती हूँ कि आपका कैसे भी क्वेश्चन बने, आपका आंसर आना चाहिए, आपको नंबर मिलने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज दासों की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधि? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, पृथ्वीराज दासों की भाषा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वीराज दासों की भाषा है वो डिंगल है। अब डिंगल में क्या आता है? अब ये बताइए, डिंगल में कौन सी भाषा आती है? तो आपको याद रखना, डिंगल में क्या आता है? अपभ्रंश। और क्या आता है? किसका मिश्रित रूप है डिंगल भाषा? अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आप जाएंगे, राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। राजस्थानी को क्या? अपभ्रंश। और राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल। मैंने क्या बताया? पृथ्वी का राष्ट्रों की भाषा क्या आती है? डिंगल। और डिंगल में क्या क्या आता है? तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल। आपको याद रखना है कि डिंगल पिंगल होता क्या है। अगर बाई चांस पेपर में पूछ दिया जाए डिंगल में कौन सी भाषा आती है, किसका मिश्रित रूप है, तो आप बता तो सकते हो। मैंने क्या बताया? अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप होगा उसे क्या कहते हैं? पिंगल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राउरवेल, बीसल देव रासो, हमीर रासो, भरत बाहुल बली दास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो या डिप्टी प्रोफेसर भी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके क्वेश्चन यही है, यही पेपर में बनते हैं। अगर आपने ये क्लास पढ़ ली तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको मैंने कितने डीप में वो एक एक पॉइंट होता है। अगर मेरी इसमें एक पॉइंट लिखा, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया? बीसल देव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बीसल देव रासो नरपति नाल द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। कब रची गई है? किसके द्वारा रचित है? नरपति नाल द्वारा रचित। कब आई थी? 1155 ईस्वी में। देखो सन याद रखना, सन से क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्या है? एक श्रृंगारिक रचना है। आपको ये याद रखना है, ये क्या है? एक श्रृंगारिक रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पॉइंट पेपर में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो बीसल देवरासो। बीसल देवरासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। और ये कवायती 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, सरप्पा, अमीर खुसरो या स्वयंभू? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में
हिंदी का पहला कवि किसे माना? स्वयंभू को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं गारंटी दे सकती हूँ इसमें सभी लोग कंफ्यूजन में आएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ, जिसे हम क्या कहते हैं? मच्छंदर नाथ के शिष्य। मत्स्येंद्रनाथ क्या, आपको मच्छंदर नाथ भी मिल सकता है। उनके शिष्य कौन थे? गोरखनाथ को माना जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आधे से ज्यादा लोग, जहां मैंने मत्स्येंद्रनाथ बोला था, मच्छंदर, उनने वही टिक कर दिया। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। भाई मेरा तो क्वेश्चन सही होगा, लेकिन क्या है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? मच्छंदर नाथ के शिष्य। ये शिष्य थे इनके, कौन थे? गोरखनाथ को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला था आप लोग कंफ्यूजन में आओगे। मैं बता सकती हूँ कि आप लोग इधर कंफ्यूजन में आओगे, क्योंकि आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ते हो। सभी नहीं आएंगे, जो स्टार्टिंग से सारी क्लास पढ़ी होंगे वो नहीं आएंगे, ये भी कह सकती हूँ। लेकिन जो अभी अभी आए हैं उन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? कामायनी, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो या बीसलदेव रासो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मुझे सभी लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है, और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। इससे मुझे एक आइडिया लगेगा। आप सभी लोग कमेंट करते हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए कि आप लोग का स्कोर क्या रहता है। जल्दी से बताइए, अभी इसका आंसर बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोरी शोभे सेज पर, मुख पर डारे केश, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, बिहारी, विद्यापति या मीर खुसरो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, गोरी शोभे सेज पर, मुख पर डारे केश, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है वो अमीर खुसरो द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और अमीर खुसरो ने ये रचित कब की थी, ये पंक्ति कब रची थी? तो कब रची थी? इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन, कौन थे? निजामुद्दीन कौन थे? औलिया की मृत्यु पर इन्होंने लिखे थे। ये कब लिखे थे? निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखे थे। मैंने क्या बताया? गोरी शोभे सेज पर, मुख पर डारे केश, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और कब लिखी थी? निजामुद्दीन औलिया इनके जो गुरु थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ये पंक्तियां लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? नरपति नाथ, चंद्रवरदाई, विद्यापति या मीर खुसरो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अबुल हसन। दोस्तों वास्तविक नाम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अभी मैंने फिलहाल में एक क्लास डाली है, 2-3 दिन पहले ही डाली है क्लास, उपनाम करके। वो क्लास जरूर देखना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मुश्किल से 15 मिनट की क्लास है। उस क्लास में जितने भी वास्तविक नाम पूछे जाते हैं सभी के, जितने भी उपनाम पूछे जाते हैं, वो पूरे मैंने कराए हैं एक क्लास में। मात्र 15 मिनट की क्लास देखोगे, आपके सारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किसे क्या बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह या माधो सिंह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों,
विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो विद्यापति है ये कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरयपाद, मत्स्येंद्रनाथ, चरपरीनाथ या कन्हप्पा? कन्हप्पा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी लोग इसका जल्दी से सही आंसर बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, सरयपाद सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? सरहप्पा को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमार रासो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इधर से बनता क्वेश्चन कि परमार रासो के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? जगनिक। मैंने क्या बताया? परमार रासो के लेखक जगनिक है। और आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमार रासो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज रासो, कुमार राजा, राजा जयसिंह या बीसल देव? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चंद बरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? वज्रयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना या सम्यक साधना? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या था? हठ योग साधना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, जिनमत सूरी, राम सिंह या धनपाल? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? पहाड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पहाड़ दोहा ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? राम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताने लायक, तो मैं वहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताऊंगी, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको इधर पॉइंट बताने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं? रहीम, जयदेव, सुंदरदास या विद्यापति? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ये सभी को, ज्यादातर लोगों को आंसर ये पता होगा कि मैथिल कोकिल नाम से विद्यापति जाने जाते हैं, लेकिन क्यों जाने जाते हैं ये बताइए मुझे। तो दोस्तों आपको याद रखना, आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आज इन्होंने मैथिल भाषा में पदावली की रचना की थी, जिस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल। देखो आपको ये तो पता है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप एक हिंदी के स्टूडेंट, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, पेपर में आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। चलो पेपर में नहीं भी बनता, कोई आपसे पूछ ही सकता है कि मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को ही क्यों जाना जाता है। तो आपको बता सकते हो कि आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल भाषा में पदावली की रचना के कारण मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और रासो में कितने समय है? 59, 69, 89? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 है, 79 है, 69 है या 89 है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वी और रासो में कितने
69 समय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या देसी हिंदी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरानी हिंदी, ऑप्शन सी। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बार बार बोल रही हूँ आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा देखा कीजिए और उसके बाद मुझे स्कोर जरूर बताना। सभी लोग आपका स्कोर क्या है, देखते हैं किसका स्कोर कितना जाता है, मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग अगर मेरी डेली क्लास पढ़े हो तो आपका इतना स्कोर जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पमचर्यो, पावरदोहा, भविष्यत का या चित्रावली? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, क्या है? चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिए। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करते हो इतने प्यारे प्यारे, सच में दिल से इतनी खुशी होती है कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रही हो, कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करती हूँ। 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे, 4,000 लोगों का परिवार हो गया ये, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।